Hey guys, welcome once again to my channel that is in its conceptual। तो आज हम कोर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मैं आने वाले वीडियोस बनाऊंगा, दो तीन या चार पांच जितने भी बने मेरे दो तीन वीडियोस, तो उसमें हम कोर टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनके मेनली जो पहले मेरे वीडियोस है और जो अब मैं वीडियोस बनाऊंगा वो को रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आई इंसिस्ट कि आप पिछले वीडियोस देखें मेरे एएनएस के एंड फिर ये वीडियोस देखें, बिकॉज टॉपिक वाइज अगर आपको क्लियरली समझना है तो लिंक लिंक पूरा लिंक्ड टॉपिक है। ठीक है, और जो भी है मेरे प्लेलिस्ट या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप तो पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। एंड कोई भी गाइस डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे सजेशंस बॉक्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो और उधर पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है श्रेय_3007, तो आप उधर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो आज का क्वेश्चन है सिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन एंड कोर टॉपिक ऑफ मैं बोल सकता हूँ एएनएस, बिकॉज मैं जो आगे टॉपिक्स कवर करूँगा वो आपको डिटेल में समझ में आता चलेगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथी टॉपिक्स ऑफ एएनएस, या फिर बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत कोर मैं इम्पॉर्टेंस इसीलिए दे रहा हूँ इसको बिकॉज इट हैज़ ऑल द ड्रग्स, ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स ऑफ एएनएस जो भी हम पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट है वो। ओके, सो सिम्पैथोलाइटिक्स से शुरुआत करते हैं। तो दे हैव द अपोजिट इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनर्जिक एजेंट्स, सो ऑल्सो नोन एज एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और एंटी एड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ओके, मतलब एड्रेनर्जिक मतलब क्या, मैंने पहले क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं जो नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन से एक्टिव होते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन से। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, तो मैंने एक पहले भी आपको बताया था, इधर पे भी एक टेबल बना रखा है कि अल्फा वन कहाँ कहाँ लोकेशन क्या होता है। तो ब्लैडर, रेडियल मसल ऑफ आई एंड ब्लड वेसल्स। एंड वो क्या कहता है, मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है, दैट इज दे कॉज कंस्ट्रक्शन। ओके, अभी जी क्यू जी आई जी एस ये क्या है, दे आर द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ओके, और जी पी सी आर में मैंने पहले जनरल फार्माकोलॉजी जब पढ़ाई थी तब ये सारे रिसेप्टर्स उधर मैंने डिस्कस किए थे, तो आप उधर पे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। ओके, सो अल्फ़ा वन कहाँ है, ब्लैडर, रेडियल मसल ऑफ आई में, ब्लड वेसल्स में, एंड दे कॉज कंस्ट्रिक्शन। अल्फ़ा टू कहाँ है, स्मूथ मसल्स में, वो रिलैक्सेशन करेंगे। बीटा वन कहाँ है, तो एस ए नोड, ए वी नोड, मतलब बेसिकली हार्ट में है, एंड दे इंक्रीज द हार्ट रेट। बीटा टू क्या करेंगे, वो कहाँ है, दैट इज़ इन ब्लड वेसल्स, लीवर एंड स्मूथ मसल, एंड दे विल कॉज रिलैक्सेशन। एंड बीटा थ्री का है लाइपोसाइट, एंड दे विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है स्टिमुलेशन। ओके, न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरो ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स पे कैसे होगा, तो सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, स्टोरेज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इन वेसिकल्स, फिर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, देन इट विल बाइंडिंग टू रिसेप्टर, फिर अपटेक मैकेनिज्म होगा, फिर उसका फंक्शन शो करेगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, एंड देन एक्सक्रीशन होगा। मतलब बेसिकली क्या हो क्या रहा है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में, तो पहले सिंथेसिस होगी, फिर स्टोरेज, फिर रिलीज, फिर बाइंडिंग, फिर अपटेक होगा, मतलब बॉडी लेगी उसको, फिर फंक्शन करेगी, फिर उसका मेटाबॉलिज्म करेगी, एंड फिर एक्सक्रीशन कर देगी। ठीक है, दैट इज़ द पाथ ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, बोल सकते हैं हम न्यूरो ट्रांसमिशन। फिर क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे हम, दैट इज़ क्लासिफिकेशन कैसे है, बाय द टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दे ब्लॉक। ओके, क्लासिफिकेशन कैसे है कि कैसे रिसेप्टर को ब्लॉक करा, तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू है, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ओके, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मैंने देखो इधर पे क्लियरली दिख रहा है कि मैंने बहुत मतलब फ्लो चार्ट बनाया। आई होप थोड़े अगर आपको हैंड राइटिंग स्मॉल लग रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मेरे नोट्स की, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है, अपोजिट इफेक्ट शो करेगा या फिर ब्लॉक करेगा मैकेनिज्म को। ओके,
तो अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव है, ओके। एंड बीटा रिसेप्टर्स में एंटागोनिस्ट में हमारे पास 4 है, दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव, बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव एंड बीटा 1 सिलेक्टिव, ओके। तो नॉन सिलेक्टिव के एग्जांपल हम अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में नॉन सिलेक्टिव के एग्जांपल है फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेनेटोलामीन। अल्फा 1 सिलेक्टिव में प्राजोसोइन, टेराजोइन, डॉक्साजोइन, अल्फाजोइन, टोमिलाजोइन, इंडोरमेन, यूरापिडिल एंड बुनाजोइन। अल्फा 2 सिलेक्टिव का एग्जांपल है योहम्बीन, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि अगर आपको ज़्यादा ड्रग्स हैं तो एक या दो ही याद रखें हर में, बट सब में एक दो याद रखें। जैसे कि नॉन सिलेक्टिव में तो फेनॉक्सीबेंजामाइन एंड फिनेब्यूटामीन, ये तो आपको याद हो ही जाएगी। अल्फा 1 सिलेक्टिव में प्रोजोसिन एंड टेराजोसिन को याद रखिए, एंड अल्फा 2 सिलेक्टिव में यूहिम्बिन को। फिर नॉन सिलेक्टिव में बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एंटागोनिस्ट या फिर बीटा ब्लॉकर्स में हम देख लेंगे फर्स्ट जनरेशन में, दैट इज नेडोलॉल, पेनोब्यूटोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल, टाइमोलॉल, सोटालॉल, लिवेबुनोलॉल, मेटाप्रोनालॉल, ठीक है। बीटा 1 सिलेक्टिव सेकंड जनरेशन में एसीब्यूटालॉल, एटेनोलॉल, बिस्प्रोलॉल, एस्मोलॉल एंड मेटाप्रोलॉल। थर्ड जनरेशन में कार्टेलॉल, कार्बिडोलॉल, बुनसिडोलॉल एंड लेबिटोलॉल। और थर्ड जनरेशन बीटा 1 सिलेक्टिव में बेटक्सोलॉल, कैलिप्रोलॉल एंड नेविबोडॉल, ओके। तो हम धीरे धीरे जैसे 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 ड्रग्स के नाम हम पहचानते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको याद होते चला जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए गाइस, आपको धीरे 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 जब जैसे जैसे यूज टू हो जाएंगे वैसे वैसे आपको ड्रग के नाम याद हो जाएंगे, ओके। तो अब हम आते थे अल्फ़ा ब्लॉकर्स पे। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स में फिनॉक्सीबेंजामाइन हमने कहाँ पढ़ा था, दैट इज़ ब्लॉक अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 एक्टिव, नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। तो ब्लॉक अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 लिंकिंग कोवेलेंटली, नॉन सिलेक्टिव है, ब्लॉक इज इरिवर्सिबली एंड न्यू रिसेप्टर्स आर मेड, ठीक है। फिर उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, तो हम इनफेक्ट्स में देख लें। ऑन CVS वेजोडाइलेशन करेंगे आर्ट्रियोलर एंड वीनस, दैट इज डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट ऑन सिंपैथेटिक एक्टिविटी एट दैट टाइम, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट मतलब कि वो कितने अमाउंट में, उससे उसकी एक्टिविटी डिसाइड होगी। मोर इरेक्ट दैट इन सुपाइन पोजिशन, मोर इरेक्ट दैट इन सुपाइन पोजिशन। अब सुपाइन पोजिशन दैट विल कॉज द पोस्चरल हाइपरटेंशन। फिर मोर मार्क्ड इफ़ हाइपोवॉल्यूमिया इज प्रेजेंट, अगर कम वॉल्यूमिया होगा तो फिर उसका ज़्यादा इफेक्ट्स होगा। फिर बैरो रिफ्लेक्स एक्टिवेशन, फिर रिफ्लेक्स स्टैटिक, उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, दैट इज हार्ट रेट इंक्रीज होगा एंड टेंड्स टू अपोज द फॉल बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ओके। फिर उसके अदर इफेक्ट्स क्या होंगे, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर इन ब्लड वेसल्स। फिर इंक्रीज द यूरिन फ्लो, increase insulin secretion from islet cells, meiosis and decrease adrenergic sweating। मतलब इधर पे बेसिकली क्या हो रहा है कि वो दोनों अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का मैकेनिज्म क्या था कि कंस्ट्रिक्शन करेगा ब्लैडर, रेडियल मसल ऑफ आई में और वेसल्स में, तो वहाँ वो डायलेशन कर देगा एंड मतलब नहीं होने देगा, सिंपल सी बात है। तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली डायलेशन होगा। एंड अल्फ़ा 2 में क्या हो रहा है कि स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन, तो स्मूथ मसल्स को वो कंट्रैक्ट कर लेगा, ओके, ठीक है। मैं इधर भी बोला स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन में डिक्रीज करेगा, फिर नहीं होने देगा मतलब रिलैक्स करवाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स के यूजेस क्या है, रिड्यूस BP, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में होता है, फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, फिर फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है, ओके। तो हमको ये क्वेश्चन आएगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज द ट्यूमर ऑफ, तो इट इज़ द ट्यूमर ऑफ द क्रोमाफिन सेल्स इन द एड्रिनल मेड्यूला, ओके। वो रेयर होता है बट ट्यूमर ऑफ क्रोमाफिन सेल्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, दैट इज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा, उसके ट्रीटमेंट में मदद होगा, ओके। एंड वेजोडाइलेशन में पेरिफेरल वेस्कुलर एफिशिएंसी टू रिवर्स वेजोकंस्ट्रिक्टर एक्सेस, ओके। एंड इम्प्रूव यूरिन फ्लो, दैट इज इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया, ओके। अब हम आ जाते हैं अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट्स। ये तो हमने थेरेपेटिक इफेक्ट्स पढ़े, अब हम आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट्स पे, दैट इज पोस्चरल हाइपोटेंशन, फिर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, नेजल स्टफनेस, मायोसिस,
failure of ejaculation. Okay. अब ergot alkaloids, ergotamine, they are partial agonist and have blocking property, also affect the other receptor. Therapeutic effects are not related to alpha blockage. Uses किस में होता है? Acute migraine या फिर acute migraine में या फिर atherotonic migraine में. Okay. अब हम आ जाते हैं फिनॉक्सीबेंजामाइन पे. ओके. तो हमने पहले भी अभी पढ़ा फिनॉक्सीबेंजामाइन कैसा. तो बेसिकली फिनॉक्सीबेंजाम अल्फा 1 रिसेप्टर को ज़्यादा ब्लॉक करता है अल्फा 2 से. इट इज़ इरिवर्सिबली कोवेलेंट बाइंडिंग विद रिसेप्टर, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 14 to 48 hours, ऑल्सो ब्लॉक 5-HT that is serotonin, acetylcholine and H1 receptor, inhibits न्यूरोनल एंड एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन. मतलब नॉरएड्रेनालिन के अपटेक को इनहिबिट करेगा. एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, लो बायो अवेलेबिलिटी, बिकॉज हमने देखा था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कि बायोअवेलेबिलिटी उसकी वजह से बहुत कम हो जाती है. क्लिनिकल यूज़ में फियोक्रोमोसाइटोमा पिछले अभी हम देख के आए. कंट्रोल ऑफ बीपी प्रायर टू सर्जरी बिकॉज इट अकर्स वेजोडाइलेशन. ठीक है. एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स में हम देख सकते हैं देयर इज पोर्शियल हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, डिक्रीज इन इजैकुलेशन एंड नोजल स्टफिनेस. अभी हमने ये सब देखा. ओके. अब हम आ जाते हैं फिनोब्यूटामाइन. ओके. फिनोटोलामाइन. तो वो अल्फा 1 और अल्फा 2 को इक्वली ब्लॉक करेगा. पुअरली एब्जॉर्ब्ड ओरली. क्लिनिकल यूज में फियोक्रोमोसाइटोमा, लोकल वेसोकंस्ट्रिक्चर, एक्सेसिव में वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है. एडवर्स इफेक्ट्स में कार्डियक स्टिमुलेशन, टेकिकार्डिया, एंजाइना या फिर अरिथमियास कॉज करेगा. जीआईटी स्टिमुलेशन करेगा में उसमें डायरिया हो सकता है या फिर इंक्रीज गैसिक एसिड सिक्रीशन. टोलाजीन सिमिलर टू फेनेटोलामाइन, स्लाइटली लेस पोटेंट, बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड लिमिटेड क्लिनिकल एप्लीकेशन दैट इज पेरिफेरल वेसोस्पास्टिक डिजीज. मतलब पेरिफेरल में अगर कोई भी हमारे वेसल्स का स्पैज़म हो रहा है तो उसको रिलीव करने में हमको मदद करेगा. ओके. अब अल्फा 1 सिलेक्टिव एजेंट, ये तो बात हो गई हमने फिनॉक्सीबेंजामाइन और फिनेटोलामाइन जो नॉन सिलेक्टिव टाइप के थे. अब अल्फा 1 सिलेक्टिव एजेंट्स की बात कर लेते हैं हम. तो दैट इज़ ट्राजोसिन एंड टेराजोसिन. ओके. तो ये दोनों को हमको याद रखना है. तो वो मेनली अल्फा 1 को इफेक्ट करेंगे. ओके. इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, लो एफिनिटी फॉर अल्फा 2. Okay, relative absence of tachycardia. Okay, decrease triglyceride and LDL levels and increase the HDL level, that is the good cholesterol. Both are extensively metabolized by liver. Prazosin shows high first pass metabolism. मतलब 50% चला जाता है तो मतलब उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट 50% ही आएगा. ओके. ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा है. टेराजोसिन बायोअवेलेबिलिटी इज मोर देन 90% एंड एक्ट मोर देन 18 hours of action. Uses is hypertension and benign prostate hypertrophy या फिर benign prostate hyperplasia. एडवर्स इफेक्ट्स में क्या हो सकता है कि फर्स्ट डोज इफेक्ट हो सकता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है एंड सॉल्ट वाटर रिटेंशन होता है. तो गाइज इधर पे फर्स्ट डोज इफेक्ट का क्या मतलब होता है. तो फर्स्ट डोज इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ करना चालू करते हैं तब क्या होता है कि मतलब अगर हम सो रहे हैं, लेके सो गए अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है, और हम फिर उठे तो इट विल मतलब स्टार्टिंग में यही होगा कि इट विल कॉज द सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर. मतलब बीपी अचानक से इतना कम हो जाएगा तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा. बट इफ़ वी यूज़ इट टाइम टू टाइम या फिर सिस्टमेटिकली हमारा डोज चल रहा है दैन इट विल नॉट अफेक्ट्स एज सच. ठीक है. दो स्टार्टिंग में होता है. फिर सेकंड पर आ जाता है डोक्साजोसिन. ओके. सिमिलर टू प्रोजासिन बट लॉन्गर टी हाफ, दैट इज़ 22 hours. अब मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा ड्रग्स याद रखने से अच्छा है कि कम ड्रग याद रखो बट एफिशिएंटली याद रखो. तो बट मैंने आपको जैसे बोला तो अल्फा 1 सिलेक्टिव में आपको 2 ड्रग याद रखें, दैट इज़ प्राजोसिन एंड टेराजोसिन. ओके. बट मैं आपको और भी ड्रग्स बता दूँ तो आपको जो चॉइस लगे वो आप लिख सकते हो. ओके. टेमूसोलाजीन क्या है, दैट इज सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, हैज़ ग्रेटर सिलेक्टिविटी फॉर अल्फा 1 सब टाइप है, हैज़ ग्रेटर एफिकेसी फॉर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, रिलेटिवली स्मॉलर इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स. क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स वो क्या है, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा,
नॉन सिलेक्टिव में भी हमने देखा कि फेकोरोमासाइटोमा, फिर हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में ओनली अल्फा 1 सिलेक्टिव कैन बी यूज बिकॉज नॉन सिलेक्टिव नहीं चलेंगे। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन, एक्सेस यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, दैट इज CHF। अल्फा 2 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट डू नॉट हैव एनी रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिकल यूज। अब अल्फा 2 हमने देखे थे, दैट इज यूहम्बीन, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लासिफिकेशन में मैंने देखा, आपको बताया था यूहम्बीन, तो उनके कोई भी क्लिनिकल यूज अभी तक आए नहीं है, ठीक है। अब एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में एंटागोनिस्ट सिम्पैथोलाइटिक्स ब्लॉक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर साइट्स, नॉन सिलेक्टिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑन द रिलीज और रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, पहले ही बता दिया मैंने आपको। यूज ऑफ कार्डियक एरिथमियाज एंड यूज में क्या है कि कार्डियक एरिथमियाज या फिर एंजाइना में। फिर साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, CHF, वीजिंग, ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ओके। अब ये हमने पहले भी देखा कि कैसे कैसे होता है। अब हम आते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। बीटा ब्लॉकर्स, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं अलग से भी ये लूँगा टॉपिक, ओके। बीटा ब्लॉकर्स अलग से भी क्वेश्चन मैं लूँगा नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक। तो बीटा ब्लॉकर्स दे आर कम्पिटिटिव एगोनिस्ट, ओके। एसिटाब्यूटालॉल कैसा है, सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। और सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि ब्लॉक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर साइट, नॉन सिलेक्टिव होता है एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के रिलीज को, ठीक है। और यूज़ क्या है कि कार्डियक एरिथमियाज और एंजाइना में। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, दैट इज CHF, वीजिंग एंड ब्रेडिकार्डिया, फिर ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। एसिटाब्यूटालॉल कहाँ यूज़ होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी एंजाइनल ड्रग है एंड यूज्ड इन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज, symptoms of overdose include extreme bradycardia, advanced atrioventricular block, intraventricular conduction defects, hypotension, severe congestive heart failure, seizures and susceptible patients, bronchospasm and hypoglycemia। मतलब इधर पे ओवरडोज के सिम्टम्स क्या क्या है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है या फिर CHF हो सकता है। मैंने वही बोला कि CHF, वीजिंग, ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ओके। फिर एटेनोल क्या है, दैट इज ऑल्सो सिम्पैथोलाइटिक, बीटा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, ओके, ठीक है। फिर वो एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी एरिथमिक, एंटी एंजाइनल, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर। सिम्टम्स ऑफ एटेनोल ओवरडोज इंक्लूड स्लो हार्ट बीट, shortness of breath, fainting, dizziness, confusion, nausea and vomiting, okay। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बिटॉक्सोलॉल पे। बिटॉक्सोलॉल क्या करेगा, सिम्पैथोलाइटिक है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, एंटी हाइपरटेंसिव है, ग्लाउकोमा में यूज होता है एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर। मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा, दैट इज एसिटाब्यूटालॉल, एटेनोलॉल और बिटॉक्सोलॉल, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन तो कर ही रहा है सब बीटा ब्लॉकर्स, ओके। प्रिडिक्टेड सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म एंड हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब मैं हर एक ड्रग डिस्कस कर रहा हूँ, बट बीटा ब्लॉकर्स दे आर कनेक्टिवली वन एंड द सेम, ओके।